फिर वो ओवर कर दूंगा मैं क्लास को, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सरफेस। देखो बच्चों, इससे पहले मैंने आप बस एक जस्ट क्विक रिकैप, इससे पहले बच्चों मैंने आपको एक डेरिवेशन ऑलरेडी कराया था कि अगर एक सरफेस है, इसके ऊपर प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, प्लस चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, 0, और बाहर वाले किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो बाहर वाले पॉइंट के लिए हम लोग क्या मानते थे कि ये सारा का सारा चार्ज सेंटर पे इकट्ठा हुआ है। लेकिन यहां सिनेरियो ये है कि अब ये चार्ज सरफेस पे ना होके वॉल्यूम में है, वॉल्यूम में चार्ज है। बेटा उसके लिए क्या करेंगे, तो चलो देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले एक सरफेस बना के, ये आपको पीछे करा चुका था, बस ये इसमें बता रहा हूं क्या बेटा। अब हम एक स्फेरिकल सरफेस लेंगे जिसके वॉल्यूम में चार्ज है बेटा, वॉल्यूम में चार्ज है, अंदर चार्ज है, और इसकी आपको चार्ज डेंसिटी या चार्ज टोटल दे रखा है क्यू, और इसका रेडियस जो दे रखा है बेटा वो आपको दे रखा है आर। बेटा हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बेटा देखो बाहर वाले पॉइंट पे सबसे पहले निकाल लेता हूं। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या करूंगा बेटा, जैसे मान लो ये बाहर वाला कोई पॉइंट है, हमसे किसी ने कहा कि इस स्फीयर के वजह से बाहर एक पॉइंट ओ है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ, ऐसा हमसे किसी ने कहा। तो बेटा मैं क्या करूंगा, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लूंगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लूंगा, और बेटा इस गॉसियन सरफेस के ऋषभ, अच्छा ठीक है, इस गॉसियन सरफेस के वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी तो बेटा इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। अरे लॉजिक पता है ना अब तो आपको। बेटा इसका कहीं किसी भी पॉइंट पे देखोगे, अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा तो बेटा उसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो लगाओ अप्लाइंग गॉस लॉ। तो बेटा पहले आउटसाइड पॉइंट, देखो बेटा उन क्वेश्चन में मैंने पहले इनसाइड पॉइंट निकाला था, लेकिन पहले आउटसाइड पॉइंट पे निकाल देता हूं। तो आउटसाइड पॉइंट पे बेटा अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ अप्लाई करोगे, ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा देखो यहाँ गॉस लॉ अप्लाई करो, ई लिखो बेटा, डी ए लिखो बेटा, फिर उसके बाद देखो एंगल कितना है ई और डी ए के बीच में, बच्चों कितना एंगल है ई और डी ए के बीच में, अरे बेटा 0 है ना, ई और डी ए के बीच में एंगल कितना है, cos 0 डिग्री। और बेटा अंदर चार्ज कितना है इस गॉसियन सरफेस के, टोटल चार्ज कितना है q, तो बेटा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा आप लोगों को पता है e कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाद cos 0 1 होता है, e कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dA इक्वल टू कितना हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा इस छोटे छोटे dA को जब जोड़ोगे तो टोटल एरिया बनेगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा E की वैल्यू कितनी आएगी, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा वही तो बना के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहां से एक बात याद रखो, आउटसाइड वाले पॉइंट पर चाहे हॉलो स्फीयर हो चाहे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम वैल्यू। बेटा उसमें भी तो यही आया था बेटा, जब आप उसके लिए भी डिराइव कर रहे थे तो बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो आई थी। तो बाहर वाले पॉइंट पे चाहे हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अंदर वाले पे पड़ता है तो वही देखना है। तो ये बस आउटसाइड वाला चाहो तो लिख लो, या तो देख लो, लिख लो पहले, फिर इनसाइड वाला देखते हैं। असली स्टोरी इसके इनसाइड में ही है, जिसके लिए मैंने पहले बोला कि आउटसाइड दिमाग से हटवा दूं, तो इनसाइड में जब ये लंबा खींचेगा तो तुम बोलोगे अभी तो आउटसाइड बाकी है, तो तुम्हारा पेशेंस जवाब दे जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि पहले समझा दो कि आउटसाइड वाला कर लो, सेम टू सेम होता है, कॉपी पेस्ट। इनसाइड वाला देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है बेटा। तो आउटसाइड पॉइंट पे कोई भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस पूरे चार्ज को आप हमेशा कहां मान लेंगे, सेंटर पे, और सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लें, डन। देखो बेटा अब आते हैं हम इनसाइड पॉइंट पे, जिसके लिए हमने ये सब इतना कुछ किया है। बेटा वो लिख लेंगे ना, वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है दूसरे साइड से। बेटा दूसरा है इनसाइड पॉइंट। अगर इनसाइड पॉइंट है तो इनसाइड पॉइंट पे क्या होगा, तो देखो बेटा एक स्फीयर है, इसके ऊपर टोटल चार्ज फिर से वही वाला केस है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस क्यू है, इसका टोटल रेडियस कितना है, इसका टोटल रेडियस है बेटा आर। अब मुझसे किसी ने कहा कि इससे आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ओ है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ अंदर।
तो बेटा अंदर जब मुझे बताने को बोला तो मैंने तुरंत एक गॉसियन सरफेस बनाया। तो जब मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो देखो बाकी सब कहानी सेम। बेटा यहां फॉर्मूला फिर से लिखूंगा फॉर इनसाइड पॉइंट, इसमें लिखा बाई अप्लाइंग गॉस लॉ। बेटा बाई अप्लाइंग गॉस लॉ, बेटा बाई अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ अप्लाई किया। बेटा फॉर्मूला सबको बार बार लिखते हैं ताकि आपको फॉर्मूला याद हो। E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू कितना होगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा फॉर्मूला लिखने के 1.5 मार्क्स 0.5 मार्क्स होते हैं, इसलिए मैं बार बार लिखता हूं। बेटा बाकी देखो कहानी सेम है कि अगर इसके डीए एरिया वेक्टर को देखोगे तो बाहर, और बेटा इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो ऐसे ही होगा, तो एंगल कितना बनेगा, 0। तो ई डी ए बाकी सब कहानी सेम है बेटा, तो हो जाएगा फाई ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अब बेटा अंदर चार्ज कितना होगा, अंदर चार्ज कितना होगा ये देखना होगा। तो बेटा अब की बार अंदर चार्ज क्यू नहीं होगा, क्योंकि क्यू चार्ज तो पूरे स्फीयर के अंदर है ना, हमें अब की बार अंदर वो चार्ज लेना है जो इस लाल वाले स्फीयर के अंदर है, ये जो इस रेड वाले स्फीयर के अंदर है। लेकिन वो जो क्यू चार्ज वो किसके अंदर है, वो कैपिटल आर वाले स्फीयर के अंदर है। बेटा अब की बार हमें क्यू इन निकालने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, तो अभी मैं क्यू इन छोड़ रहा हूं, पहले इधर वाला मैटर देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा इसको सॉल्व करोगे तो cos 0 1 पिछला वाला केस है, तो बेटा कितना बचेगा, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। बेटा डीए जोड़ोगे फिर e बाहर निकलेगा, डीए जोड़ोगे तो एरिया आ जाएगा उसका 4 पाई आर स्क्वायर, जो स्फीयर का एरिया होता है। अब ये इक्वल होगा बेटा क्यू इन, तो क्यू इन में कैसे निकालो, तो उसके लिए देख लो बेटा फंडा। बेटा टोटल चार्ज कितना है Q, और टोटल वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बेटा मैं एक काम कर लेता हूं कि यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज निकाल लूं, कि बेटा जैसे मान लो 10 आम का दाम 50 रुपए, तो एक आम का दाम निकाल लूं 5 रुपए। तो फिर मुझसे कल के दिन कोई 30 आम का दाम पूछेगा तो भी बता दूंगा, बेटा एक आम का जो दाम है उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वही काम यहां कर रहा हूं मैं, कि अगर 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम पर चार्ज है Q, तो एक वॉल्यूम पे चार्ज कितना होगा निकाल लूं। फिर बेटा अंदर वाले वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, अंदर वाले का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो मल्टीप्लाई कर दूं। तो बेटा देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, बात अगर प्रोसेस हो रहा है जितने लोग को, बेटा Q अपॉन एक वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि बेटा 4/3 पाई आर क्यूब पे Q था, तो एक वॉल्यूम पे कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय बेटा अंदर ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, क्योंकि हमें इसके अंदर चाहिए ना। तो बेटा ये वाला, जैसे एक आम का दाम निकाल लिया, एक आम का दाम निकाल लिया बेटा, अब इतने आम का दाम कितना होगा, तो इतने आम के दाम के लिए इतने आम को मल्टीप्लाई कर दो, यहां इतने आम को मल्टीप्लाई कर दो बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, कट जाएगा ना बेटा, देख लो। तो बेटा क्यू इन कितना आएगा, क्यू इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, रख दो वहां। तो बेटा यहां मैंने रख दिया इस वैल्यू को उठा के, क्यू इन अपॉन आर क्यूब इंटू कैपिटल आर क्यूब। तो बेटा यहां पे वैल्यू रखो फिर, क्यू इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। देखो बेटा आर स्क्वायर है इधर, आर क्यूब है इधर, कट जाएगा। तो बेटा E इज इक्वल्स टू कितना, अच्छा एप्सिलॉन नॉट को ना भूलो, एप्सिलॉन नॉट भी है नीचे, ठीक है। तो बेटा देखो इधर आर स्क्वायर से ये कैंसिल होके पावर 1 बचेगा बस, बेटा ये आर क्यूब नीचे आ जाएगा, तो यहां से E इज इक्वल्स टू आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इंटू आर। आएगा बच्चों, देखो देख लो आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं। बेटा आर क्यूब नीचे आ जाएगा ना, तो ये एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होगा। बेटा 4 पाई इधर से आएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। बेटा कैंसिल करने के बाद आर बचा ही था, तो Q इंटू आर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें, इसको मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकता हूं, K। तो बेटा इसका फॉर्मूला हो जाएगा K इंटू क्यू इंटू आर अपॉन आर क्यूब, ये इसका फॉर्मूला है। तो बेटा जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे आर की वैल्यू, ई की वैल्यू बढ़ती रहेगी। बेटा अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब आर बढ़ाओगे तो ई बढ़ेगा। नोट कर लो इसको, फिर बताता हूं बेटा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद भी होना चाहिए, यहां पे आर बढ़ाने पर ई बढ़ रहा है, क्या हुआ, हाँ
बेटा जैसे अगर मुझसे कोई r/2 पे पूछे तो स्मॉल r की वैल्यू क्या पुट करूंगा, कैपिटल R/2। मतलब जैसे जैसे r बढ़ रहा है वैसे वैसे स्मॉल r बढ़ रहा है ना। बोलो क्या, बोलो इससे पहले वाला तो आएगा ही आएगा। लेकिन जब बेटा r को r इक्वल रखोगे तो ये r, तो बेटा सरफेस पे पहुंच जाओगे ना। बेटा ये r वेरिएबल है, r कैन बी एनीथिंग। बेटा r इनसाइड पॉइंट का मतलब क्या है, r शुड बी लेस देन r इक्वल टू r। समझ रहे हो कि नहीं। तो बेटा ये r तो वेरिएबल है ना। जैसे अभी कोई आपसे यहां पूछ रहा है, कल यहां पूछेगा तो r की वैल्यू चेंज कर देना। बेटा यहाँ कैपिटल R क्यूब इज ए कांस्टेंट बट स्मॉल r इज ए वेरिएबल। स्मॉल r वो क्वेश्चन पूछने वाले पे डिपेंड करेगा कि वो किस डिस्टेंस पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, अंदर वाले पॉइंट पे। आर्यन समझ रहे हो बात को, क्या डाउट है बताओ। पूछो, कुछ दिक्कत है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सारा चीज कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, कैपिटल R क्यूब भी कांस्टेंट है। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, स्मॉल r। मतलब स्मॉल r जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक बेटा, इसका ग्राफ बहुत पॉपुलर है और एग्जाम में कई बार आप इसका जब देंगे नीट वगैरह जेई वगैरह तो ग्राफ डायरेक्ट इसका आपको दिखेगा। ठीक है ना, बना के देखते हैं। हो गया, लिख लिया बच्चों, लिख लिया ना। अब देखो बेटा, पहले दोनों में डिफरेंस बता दूं। बेटा जब हॉलो होता था तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, जीरो। तो उसका ग्राफ कैसे बनता था, उसका ग्राफ बेटा मैं याद करा रहा हूं, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। उसका ग्राफ आपको ऑलरेडी बुक नोटबुक में बना होगा। बेटा स्मॉल r तक क्या होता था, मतलब स्मॉल r लेस देन r जब तक होता था तब तक ये जीरो होता था, फिर अचानक r पे ऊपर उठता था और ऊपर उठने के बाद ऐसे नीचे आता था। याद करो, ये तब था जब कौन सा, ये किसके लिए था, हॉलो के लिए। बेटा हॉलो के लिए इसमें डिफरेंस क्या है देखना। बेटा इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस देखो, अगर E है, ये R इक्वल टू R है बेटा, ये R इक्वल टू R है, ये R ग्रेटर देन R था, यहाँ पे R इक्वल टू R है। बेटा R इक्वल टू R तक ये ऐसे जाएगा, ऐसे इंक्रीज करेगा। बेटा इंक्रीज करेगा ना, जैसे जैसे R बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है ना। देख लो बेटा R ऊपर आया था उसमें, अरे y इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ बना है ना। जो लोग ग्राफ के स्पेशलिस्ट अगर नहीं भी हैं तो मैं और कंफ्यूज कर रहा हूं क्या, बहुत अच्छा। अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर। तो बेटा ये तो पूरा कांस्टेंट है ना, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है कि नहीं। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक को बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगा। तो बेटा ई आर जब ऐसे में जा रहा हूं तो आर बढ़ा रहा हूं, आर बढ़ा रहा हूं तो ई बढ़ना चाहिए। लेकिन केवल अंदर वाले पॉइंट पे, बाहर वाले पॉइंट पे जाते ही कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उस समय आर बढ़ाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो बेटा उस समय ऐसे होगा। देख लो दोनों में अंतर, सब कुछ सेम है, यहां अंदर में अंतर है बस। नीचे बनाना है मतलब, हाँ हाँ बनाना है, ये तो आउटसाइड पॉइंट के लिए है, ये इनसाइड पॉइंट के लिए बेटा, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए। ऊपर वाला बेटा हॉलो के लिए है। बेटा ये वाला तो सॉलिड स्फीयर के लिए है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो। दोनों इसलिए बताया था बेटा ताकि आप समझ पाओ कि दोनों अंतर है दोनों में। ऊपर वाला हॉलो के लिए था, नीचे वाला सॉलिड के लिए था। ठीक है बेटा, समझ में आया। ये आखिरी डेरिवेशन था जो मुझे जेई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कराना था फर्स्ट चैप्टर से। अब मैं लेवल 1 की डीपीपी आपको कल दे दूंगा और वो डीपीपी मैं फ्राइडे को चेक करूंगा फिर। और जो बच्चे लेवल 1 की डीपीपी कंप्लीट कर लेंगे उन्हीं को लेवल 2 दूंगा, सबको नहीं दूंगा मैं, तो लेवल 2 उससे हार्ड होगा। बेटा अगर किसी को आज, जैसे मैं बहुत लोग से क्वेश्चन पूछ रहा था, अगर आपको डीपीपी में डाउट होता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट डिस्कस कर सकते हैं। बेटा डाउट डिस्कस नहीं करोगे तो कैसे पता। ठीक है ना, अवनी कह रहे थे डीपीपी में डाउट था सर, डाउट पूछा ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों देखो ये पहला चैप्टर कंप्लीट है जेई पॉइंट ऑफ और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अब दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे को।
ठीक है ना। आज इवेल्युएशन का जो रैंक है, दीक्षा, चलो मैं दीक्षा और श्रुति लक्ष्मी का भी वाई ले लेता हूँ, दीक्षा का ले लेता हूँ, ठीक है, बाकी लोग चले जाओ। ये मुझे शॉर्ट क्लास बोला था ना, शॉर्ट क्लास लूंगा, बस एक डेरिवेशन कराना था। दीक्षा रुकना बेटा, नोटबुक ले आओ, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की। कैमरा फोन का ऐसे ऑन करके मुझे दिखाते जाना। इधर है बेटा, पढ़ा है फिजिक्स कुछ, पढ़ा है? चलो मैं अगर दिक्कत होगा मैं नोट्स पढ़ा, क्या दिक्कत, हाँ बताओ। देखो एक बार बता रहा हूँ, जैसे आप जेई और नीट के लिए कर रहे हो ना प्रिपरेशन, तो अभी तो आप स्कूल वगैरह कुछ नहीं जा रहे हो, आप आ सकते हो ना लगातार। तो आप ऐसा काम करना कि आप अच्छा आपका बायो भी, हाँ तो बायो दूसरे दिन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका शॉर्टेड है। हाँ बेटा बोलो, अच्छा कर लो, ठीक है। तो आप मंडे को भी आ जाओ। जैसे मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ कैसे पढ़ा रहा हूँ बेटा, जैसे बाकी दिन वीक में रेगुलर पढ़ाऊंगा, और लास्ट में जैसे सारा सिलेबस में अवनी लो बेटा, बेटा मिला लो, और लास्ट में जो 2 दिन रहता है, जो जैसे सीबीएसई सिलेबस में सब कुछ नहीं है, तो अब वो 2 दिन होता है, 2 से कर लो। हाँ लास्ट वीक जो 2 डेज होगा, उसमें मैं जैसे आपको बाकी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कराऊंगा, ठीक है ना। मंडे से रेगुलर क्लास में आप 11-12 दोनों में बैठिएगा, ठीक है। जैसे फिजिक्स में भी अब देखिए क्लासेस मुझे देखना पड़ेगा, क्लास तो नहीं हो रही, वैसे नहीं होनी चाहिए क्योंकि, अच्छा आपका बताइए, पहले 12th का अच्छा है क्या, 12th का क्या, पहले 12th करेंगे? हाँ तो पहले 12th कर लीजिए। वैसे मैं जो 12th वाले बच्चे हैं ना बेटा, देखो आप 12th की क्लास करो, 12th का क्लास करो, नहीं जा रहा बेटा? हाँ हाँ ठीक है। अब इसका देखो पहले 12th की क्लास करो, इनका जो 12th वाले बच्चे हैं ना, उसमें भी कई बच्चों का 11th खराब हो चुका है, तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं 11th पढ़ाऊंगा अक्टूबर से, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 11th पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बस साइड में प्रैक्टिस करते चलेंगे, सिलेबस तब तक 12th का पूरा कर दूंगा, 12th का जेई के साथ पूरा कर दूंगा, जेई नीट के साथ, ठीक है, तो हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी वैसे ही, मैथ नहीं आ रहा है, बस तरह, ठीक है बेटा। दीक्षा तब तक आप ले आओ, श्रुति हाँ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, बेटा ये तो बायो की क्लास है, ये बायो की क्लास जो आप शेड्यूल मुझे बता रहे हो ना, ये बायो की, हाँ 5 टीटीएस में 5 से फिजिक्स केमिस्ट्री, हाँ और फ्राइडे सैटरडे का अलग से है, हाँ हाँ वो अलग से होगा, इसके अलावा ये एकेडमिक्स की है, हाँ हाँ ये अलग से होगा। ग्रुप आप बता देना, इंद्रजीत सर दोनों में ज्वाइन कर देना, या मुझे ही बता देना, इंद्रजीत सर को बता देना, दोनों में ज्वाइन। कौन सा नंबर है बता दो, ये किसका फोन मैंने अपने पॉकेट में रखा है, अब नंबर बता देना, नंबर ऋषभ बता देना, मेरा नंबर वो 96511 वाला बता देना। बायो क्लास नहीं करनी है ना, तो मत करो।